हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सिंपल से सेशन में हम एनडीए में आए हुए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जानेंगे और कुछ एरर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इन एरर्स को सॉल्व करते हैं और अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। First question is, the greatest glory in life is to be able to realize one's dreams and ambitions without trampling on those of others। तो ये जो एरर है ये बेस्ड है प्रोनाउन पर। अब प्रोनाउन में भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रोनाउन यानी कि अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाए तो पर्सनल प्रोनाउन में कुछ सब्जेक्टिव केस होते हैं, फिर उनका ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पजेसिव केस भी होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें इस वन की, तो ये वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसका अपना सब्जेक्टिव केस होता है और इसके पास अपना ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। और जब इसके पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके पास अपना पजेसिव केस भी होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, वन एपोस्ट्रोफी एस, और इसका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है जो कि होता है वन सेल्फ। तो इस वन के पास में अपना सब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट है, अपना पजेसिव है और अपना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें यूज़ किया गया है किसका, वंस का। अब इस वंस का तो यूज़ किया है, लेकिन क्या इसमें पजेसिव का करेक्ट तरीके से यूज़ किया गया है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं किया गया। यहाँ पर वंस अगर लिखना है, पजेसिव बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर ये वंस ड्रीम ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई हैव बीन वर्किंग हियर। अब आप इसका कंसेप्ट जानो कि ये जो सिंस होता है ये सेंटेंस में अगर कंजंक्शन का काम करे, कि सिंस सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर सकता है, तो इस कंजंक्शन से पहले जो टेंस होता है वो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कि सिंस अगर सेंटेंस में कंजंक्शन बना हुआ है तो इससे पहले आने वाला जो टेंस होगा वो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और सिंस के बाद जो वाक्य बनेगा या फिर जो भी आएगा वो बताएगा टाइम को। चलिए इसको पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से है। कि अगर हमारे सेंटेंस में ये सिंस है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंस काम करेगा किसका, आप समझ सकते हैं किसका काम करेगा। इससे पहले जो बनने वाला टेंस होता है वो होता है या तो परफेक्ट या फिर होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और इसके बाद में हमेशा जो वाक्य होगा या जो वर्ड होगा वो बताएगा किस चीज़ को, वो बताएगा टाइम को। लेकिन यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिंस के बाद वाला टाइम होगा या फिर सेंटेंस होगा वो हमेशा इंडिकेट करेगा सिर्फ और सिर्फ पास्ट को। समझे आप कि सिंस के बाद में जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वर्ड होगा, जो कुछ भी होगा वो इंडिकेट करेगा टाइम को, और वो टाइम होना चाहिए हमेशा किसका, पास्ट का टाइम होना चाहिए। तो यानी कि कुल मिला के हम ये वाली बात समझ सकते हैं कि सिंस के बाद में जो भी सेंटेंस बनेगा वो हमेशा होना चाहिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अब हम अपने सेंटेंस को चेक करते हैं, और यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको सेंटेंस के पहले लिख दिया है, और ये जो परफेक्ट वाला हिस्सा है इसको उसके बाद लिखा गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सिंस के बाद में सेंटेंस दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन क्या उसका जो टेंस होना चाहिए क्या वो टेंस है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो इस फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लगा देंगे ईडी। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई हैव बीन वर्किंग हियर। तो आप कंसेप्ट को जानो कि सिंस या फॉर के बाद अगर कोई भी वाक्य दे रखा है तो वो सेंटेंस आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और सिंस या फॉर से पहले या तो आप बना सकते हो परफेक्ट में या फिर आप बना सकते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब कहाँ परफेक्ट बनेगा, कहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ये हम पिछले सेशन में सीख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही गोज टू दिल्ली एवरी मंथ सिंस ही मे सी एलिंग फादर। यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है एलिंग, इस एलिंग का मतलब होता है बीमार। अब इस सेंटेंस में आपको समझना है कि वह जाता है, कहाँ जाता है, दिल्ली, एवरी मंथ हर महीने जाता है। और क्यों जाता है? कि वह अपने बीमार पिताजी को देख सके, उनसे मिल सके, उनके हालचाल जान सके। तो ऐसी कंडीशन में आप समझो कि यहाँ पर सिंस का यूज़ किया गया है।
लेकिन इस सिंस के बाद में जो वर्ड है वो इंडिकेट नहीं कर रहा, किस चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस सिंस को देखकर वो पिछले वाला रूल याद करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन वहां क्या बात बताई गई थी, वहां ये बात बताई गई थी कि सिंस या फॉर के बाद अगर टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है तब ये रूल्स वैलिड है। लेकिन अगर सिंस के बाद में जो वाक्य आ रहा है उसमें अगर टाइम का इंडिकेशन नहीं है तो वो जो रूल अभी आपको बताया गया था वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर सिंस के बाद में जो बात बताई जा रही है वो एक रीजन है, यानी कि सिंस के बाद जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, रीजन बताया जा रहा है कि वह दिल्ली जाता है हर महीने। क्यों जाता है, क्या रीजन है, रीजन ये है कि वह अपने बीमार पिताजी से मिल सके। तो सिंस के बाद जब टाइम आता है तो रूल चेंज हो जाता है, लेकिन सिंस के बाद में जब रीजन बताया जाता है तो रूल अलग होता है। तो अब यहाँ पर ये वाली जो बात है ये टाइम का इंडिकेशन नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, रीजन को। तो जब हम रीजन का यूज करते हैं तो वहां हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे सो दैट का। तो यहाँ पे हमें सिंस को रिप्लेस कर देना है सो दैट से। सो दैट हमेशा यूज किया जाता है रीजन बताने के लिए कि ही गोज टू दिल्ली एवरी मंथ, वह हर महीने दिल्ली जाता है जिससे कि, क्यों जाता है, जिससे कि वो क्या कर सके, वह अपने पिताजी को मिल सके, देख सके। और एक चीज और जो याद रखनी है, सो दैट के बाद जो अगली क्लॉज होगी उसमें हमेशा आपको मे का यूज करना है, यानी कि सो दैट के साथ आप हमेशा मे का यूज करेंगे। तो यहाँ मे दे रखा है तो इसीलिए यहाँ पर हम सो दैट का यूज कर रहे हैं, यहाँ सिंस का यूज नहीं होगा क्योंकि हम टाइम नहीं बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम रीजन बता रहे हैं, इसीलिए हमने सो दैट का यूज किया है। और सो दैट के साथ भी हमेशा मे का यूज होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The MD together with heads of departments are preparing a new budget। चलिए इसका कंसेप्ट जान लेते हैं पहले। तो कंसेप्ट ये है कि जब हमारे पास कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट दे रखा हो, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट हो और सब्जेक्ट फर्स्ट के बाद कोई आ जाए प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन हो और इसके बाद आ जाए सब्जेक्ट सेकंड, और आगे अप्लाई करनी है या तो कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक है सब्जेक्ट फर्स्ट और एक है सब्जेक्ट सेकंड। तो जो सब्जेक्ट सेकंड है और सब्जेक्ट फर्स्ट है इसके बीच में कोई ना कोई प्रपोजिशन है। तब ऐसे केस में क्या होगा कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम मानेंगे किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। कि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं, प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑटोमेटिकली ही किस केस में माने जाते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में माने जाते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब अप्लाई की जाती है ये किसके अकॉर्डिंग होंगी, ये होंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगा सकते हैं। प्रपोजिशन के साथ जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई नहीं करनी, यानी कि इस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं लगानी। चलिए इसी कंसेप्ट को जानकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द MD, अब इस MD के बाद में लिखा हुआ है टुगेदर विद। अब ये जो टुगेदर विद है ये काम करता है एक प्रपोजिशन का। अब ये क्या हो सकता है, विद भी हो सकता है, टुगेदर विद भी हो सकता है, एज वेल एज भी हो सकता है। तो जब ऐसे केस में प्रपोजिशन आएगी तो उस प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन होगा वो नाउन माना जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में माने जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो वो गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए कि जो मेन सब्जेक्ट है द MD, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और MD के अकॉर्डिंग, MD तो सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, इज। समझे आप कि अगर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से अगर कहीं दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। और क्यों लगाई जाएगी, क्योंकि ये होते हैं प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस है तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है मेन सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो समझे आप, ये भी बहुत ही ईजी था, कंसेप्ट जाना और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जेंट्री ऑफ दिस नाउन डज नॉट लाइक इट। ग्रामर में बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ना तो एस आता ना ई एस आता, फिर भी वो नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, कैटल, फोक। 3P तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पब्लिक, पुलिस, पीपल। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में कभी भी एस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये जो नाउन है ये कौन सी कैटेगरी में होते हैं, ये होते हैं ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी में।
अगर ये ऑलवेज प्लूरल है तो इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर है और इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, इन्हीं के अकॉर्डिंग आएगी अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर है। और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए प्लूरल। चलिए इस सेंटेंस में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द जेंट्री, फिर उसके बाद है ऑफ के बाद में है दिस टाउन, और फिर आगे आ रही है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है या तो इस दिस टाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी या फिर इस जेंट्री के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। चलिए इसको समझते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग आएगी। अब ये ऑफ क्या है, ऑफ है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई भी नाउन आ जाए या फिर कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो उनको माना जाता है ऑब्जेक्टिव केस। इस रूल को आप हमेशा याद रखना कि नाउन या प्रोनाउन अगर प्रपोजिशन के बाद आ रहे हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में है, और इनके अकॉर्डिंग अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई की गई है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो हमेशा गलत होगी। तो यहाँ दिस टाउन के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी, तो फिर किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी इस जेंट्री के अकॉर्डिंग। और जेंट्री कैसा नाउन है, ये है ऑलवेज प्लूरल। जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ हम यूज करेंगे किसका, डू का। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन डू नॉट लाइक इट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये एरर आपको समझ में आया होगा, इसका कंसेप्ट भी आपने जाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू एवर विजिट पेरिस यू वुड सेंस फॉर योरसेल्फ द ग्रेस एंड चार्म ऑफ एन ओल्ड वर्ल्ड सिटी दैट इज फॉरएवर न्यू। अब यहाँ पे अगर कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन वाला हिस्सा है, यानी कि जो हिस्सा इफ के साथ में है, उसमें अगर प्रेजेंट का यूज किया जा रहा है तो जो दूसरा रिजल्ट वाला हिस्सा है उसमें यूज किया जाता है फ्यूचर का। फ्यूचर यानी कि या तो विल या फिर शैल। जब ये इफ वाला हिस्सा पास्ट में हो जाता है, यानी कि ये जो इफ के साथ क्लॉज बनी हुई है, यानी कि कंडीशनल वाला जो हिस्सा है, अगर ये पास्ट में है तो दूसरे हिस्से में हम यूज करते हैं किसका, सिर्फ और सिर्फ वुड का। अगर इस इफ वाले हिस्से में यूज किया जा रहा है हैड, और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो दूसरा हिस्सा है यानी कि जो रिजल्ट वाला हिस्सा आएगा उसमें हम यूज करेंगे किसका, वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन कंडीशन है अब आपके सामने कि अगर इफ के साथ में प्रेजेंट है तो जो दूसरा हिस्सा है उसमें फ्यूचर का यूज करेंगे, इफ के साथ में अगर पास्ट का यूज किया जा रहा है तो दूसरा जो हिस्सा है उसमें वुड का यूज करेंगे, और अगर इफ के साथ में हेड और वर्ब थर्ड का यूज किया जा रहा है तो दूसरे हिस्से में वुड हैव वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ के साथ में यहाँ विजिट है, विजिट यानी कि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यानी कि ये प्रेजेंट है। जब इधर प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ किसका यूज होगा, बताओ किसका यूज होगा, यहाँ यूज होगा विल का। तो यहाँ से वुड को हटाएंगे और इस वुड की जगह पर यहाँ पर क्या सही ऑप्शन है, विल। तो ये होगा इफ यू एवर विजिट पेरिस यू विल सेंस, आगे सेम रहेगा। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही एरर का टेरर आपके मन से हटता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Not only did he fail to profit from his stock transactions, but he lost all that he had invested. सस्ता इन्वेस्टर, इसने क्या कर दिया इसने अपना प्रॉफिट गवा दिया, सब कुछ गवा दिया। जो इन्वेस्ट किया था उससे प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, बाकी का जो था वो भी गवा दिया। तो इसका रूल क्या है, रूल ये है कि अगर सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं किसका, नॉट ओनली का, तो कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर में चलते हैं, जैसे कि ईदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है। ऐसे ही नॉट ओनली के साथ हम यूज करते हैं किसका, हाँ जी इतने तो पढ़े लिखे हो, बता सकते हो, वेरी नाइस। इसके साथ यूज किया जाता है बट ऑल्सो का। तो यानी कि अगर हमने सेंटेंस में नॉट ओनली लगा रखा है तो हमें दूसरे हिस्से में किसका यूज करना पड़ेगा, बट ऑल्सो का यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम देखें कि पहले हिस्से में नॉट ओनली तो लगा हुआ है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है हमारा वहां पर तो हमने सिर्फ किसका यूज कर रखा है, बट का यूज कर रखा है, इसमें ऑल्सो तो है ही नहीं। तो समझे आप गलती कि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो नहीं है। अब ये यहाँ पे इस बट के साथ में ऑल्सो भी लगाना है, तो क्या यहीं पे ऑल्सो लगा देंगे, नहीं, क्योंकि ये जो ऑल्सो होता है ये मेन वर्ब से पहले आता है, तो इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा बट ही ऑल्सो लॉस्ट ऑल दैट ही हैड इन्वेस्टेड। हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। तो आप कंसेप्ट को जानो तभी आप इंग्लिश को, ग्रामर को अपने ग्रेस्प कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इमिग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सन्स ईच ईयर वर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द एक्सेस पॉपुलेशन। अभी मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हो, जैसे कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है,
अब इस हेल्पिंग वर्ब से पहले का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है पर्सन्स ईच ईयर। इसके एक और क्या है, एक और है लार्ज नंबर्स। उससे पहले भी क्या है, द इमिग्रेशन। कि ये क्या है, ये है ऑफ। ऑफ क्या हो जाएगा, एक प्रपोजिशन। तो यानी कि इस प्रपोजिशन के बाद में जो भी आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी। फिर एक और ऑफ आ गया, यानी कि ये भी एक प्रपोजिशन है। इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी, इसके अकॉर्डिंग भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी किसके अकॉर्डिंग, इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये मेन सब्जेक्ट क्या है, द इमिग्रेशन। अब ये जो सब्जेक्ट है ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाएगा, वॉज का। द इमिग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पर्सन्स ईच ईयर वॉज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द एक्सेस पॉपुलेशन। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, सिंपल सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। He replied when she asked him about the project that he hoped to have finished it soon। सबसे पहले इसमें इसी को जान लो कि ये टू हैव जो है इसके बाद वर्ब थर्ड आती है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। इस परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है कि इसमें ये टू और टू के साथ में हैव और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप जानते होंगे कि परफेक्ट में जितने भी टेंसेस बनाए जाते हैं, जितने भी जो भी कुछ बनाया जाता है परफेक्ट में, उनमें जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना खाने का जो काम है, जो एक्शन है, जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी परफेक्ट की बात की जाएगी वहां आप हमेशा याद रखेंगे कि वहां जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बात आपके माइंड में एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही रिप्लाइड, यानी कि उसने रिप्लाई किया। व्हेन शी आस्क्ड, जब उसने पूछा उससे, अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में, दैट कि ही होप, कि उसको उम्मीद थी। उसने रिप्लाई किया कि उसको उम्मीद थी कि वो उसको फिनिश कर देगा जल्दी ही। अरे जल्दी ही पूरा कर देगा, यानी कि पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है कि ये काम तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन वो बेचारा तो क्या बोल रहा है कि सून, उसको उम्मीद थी कि वो इस काम को जल्दी कर देगा, यानी कि ये पूरा नहीं हुआ। तो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ उसको उम्मीद कर रहा है पूरा कर देने की, लेकिन यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्फिनेटिव का यहाँ पे यूज किया जा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है ऐसे एक्शन को जो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो सेंटेंस का सेंस है वो ये कह रहा है कि वो इस काम के जल्दी होने की उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे काम हुआ नहीं है, तो जो हम कंप्लीट बता रहे हैं वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जब कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका भी यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो फिर किसका यूज होगा, सिर्फ सिंपल इन्फिनेटिव का यूज होगा, टू फिनिश। बन गया इसका आंसर, ही होप्ड टू फिनिश इट सून, क्योंकि ये वाला जो एक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर कंप्लीट हो जाता तो यहाँ पर टू है वर्ब थर्ड का यूज कर सकते थे, लेकिन ये काम तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ टू और फिनिश का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर इफ वाले हिस्से में हम यूज करें पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो हिस्सा रिजल्ट बता रहा है, उस हिस्से में हम यूज करेंगे वुड का। लेकिन अगर यही इफ वाला हिस्सा अगर बना हो किससे, हैड, और हैड के साथ आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो दूसरा रिजल्ट वाला हिस्सा है उसमें हम यूज करेंगे किसका, उसमें हम यूज करेंगे वुड हैव, एंड हैव के साथ तो हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर कभी कभी यहाँ पर कुड हैव और वर्ब थर्ड का भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो इफ वाला हिस्सा है, इस हिस्से में ही क्या वुड हैव वर्ब थर्ड का यूज कर रखा है, लेकिन इफ वाले हिस्से में तो अगर यूज कर रहे हैं तो हैड और वर्ब थर्ड का किया जा सकता है, वुड हैव का नहीं। ये रूल और कंसेप्ट आप जानो कि इफ वाले हिस्से में कभी भी वुड का यूज या फिर वुड हैव का यूज नहीं करना। इफ वाले पार्ट में नहीं आएगा ये कभी भी, ये हमेशा रिजल्ट बताने वाले पार्ट में आएगा, कंडीशन बताने वाले पार्ट में नहीं। कंडीशन यानी कि जो हिस्सा इफ से शुरू होता है, जो हिस्सा इफ से शुरू होता है वो कंडीशन बताता है, और जो कॉमे के बाद वाला हिस्सा होता है वो हमेशा रिजल्ट बताता है। तो जो वुड का यूज करना है, वुड का यूज कहाँ करना है, वुड का यूज करना है हमेशा में रिजल्ट बताने में, ना कि कभी कंडीशन। यानी कि इफ के साथ में वुड नहीं आएगा कभी भी, सिंपल सी बात ये जानो। तो इफ के साथ में वुड का यूज नहीं करना, ये यहाँ पे गलती है। तो आप किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हैड और वर्ब थर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को सही बनाएंगे, ही हैड डिवोटेड मोर टाइम। और यहाँ पे क्या किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर ये किया है कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। इफ वाला पार्ट बाद में, यानी कि कंडीशन वाला पार्ट बाद में, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो पहले बता दिया गया है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि इफ वाले हिस्से में कभी भी
वुड का यूज नहीं होता, सिंपल सी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The clerk who had fainted told me that he felt alright, so I did not make out an accident report. सिंपल सी बात। अब दो वर्ड होते हैं ग्रामर में, एक होता है alright, मतलब वर्ड तो एक ही होता है लेकिन उसको बोलते दो तरीके से हैं। एक होता है alright और एक होता है alright। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक जो alright है ये एक L वाला होता है, यानी कि ALRIGST, और एक जो दूसरा होता है वो होता है ALLRIGST। तो ट्रेडिशन के हिसाब से आज अगर मॉडर्न ज़माने की बात की जाए, मॉडर्न तरीके की बात की जाए, तो दोनों ही ठीक माने जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशन ज़माने की बात की जाए, यानी कि फॉर्मल तरीके की बात की जाए, तो जो डबल एल वाली स्पेलिंग है उसी को ठीक माना जाता है। अब अगर उसी रूल को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलराइट, यानी कि ये वाली जो ऑलराइट वाली स्पेलिंग है इसको माना जाता है इनफॉर्मल। अब जब इसको इनफॉर्मल माना जाता है तो इस तरीके की लैंग्वेज में इसको सही नहीं माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट पैटर्न है, सही है, वो क्या है? वो ये है ALLRIGST, ऑलराइट। इसमें यही गलती है तो एरर, लेकिन ये रिलेटेड है किससे? वोकैबुलरी से। तो आपको वोकैबुलरी पे भी पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है वोकैबुलरी पर भी। वोकैबुलरी भी एक क्रूशियल पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, इसका रूल जानो कि जब भी हमारे सेंटेंस में कभी भी स्टार्टिंग हो जाए किससे? इट इज टाइम से। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इस तरीके से कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए तो इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक बार फिर से सुनो और समझो आप कि जब भी हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए किससे? इट इज टाइम से। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज बेस्ट टाइम, तो इसके बाद वाली जो भी क्लॉज बनाई जाएगी वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगी। चलो देखते हैं क्या गलती है कि इट इज टाइम से स्टार्टिंग हो रही है। ओके, लेकिन जो अगला वाला हिस्सा है इसमें यूज की गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि इट इज टाइम के बाद जब भी सेंटेंस बनाया जाएगा वो किस में बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे डिसाइड का यूज ना करके हमें यूज करना पड़ेगा डिसाइडेड का। इट इज टाइम यू डिसाइडेड, और ये जो इट इज टाइम है इसका मीनिंग प्रेजेंट में होता है, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस बनाते हैं वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सो सिंपल, कितना आसान था। आई होप आपने इन एरर्स के कंसेप्ट्स को जाना होगा। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक एरर आपकी पहुंच से दूर रहेंगे, लेकिन आप बिना हिम्मत को हारे आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।